Hello friends, welcome to Manu Law Classes. मेरा नाम गौतम दीक्षित है. In this video, we are going to discuss the important news from the Hindu edition of 23rd December. So let's start the news. The first is India and China to keep dialogue channels open. तो यहाँ पे 17th round of talk हुआ between India and China amid the background of the two armies they have clashed. हमने ये न्यूज़ पहले पढ़ा है. अरुणाचल प्रदेश का तवांग एरिया है, तवांग सेक्टर इन अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे एक यांगसे करके है, वहाँ पे पीएलए और इंडियन आर्मी में स्किर्मिश हुआ था. सो आफ्टर दैट 10 days नाउ द 17th राउंड ऑफ कमांडर लेवल टॉक वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड दैट इज इन चुशुल मोल्डो बॉर्डर ऑन द चाइनीज साइड. तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कहीं पे भी डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ है, बट over here the two sides they have agreed to continue dialogue through military and diplomatic channels and to work out a mutually acceptable resolution of the remaining issues at the earliest. अब यहाँ पे remaining issues क्या है, जिसको कहते हैं लीगेसी इशू. जैसे कि दो एरिया है जहाँ पे इंडिया चाहता है कि डिसएंगेजमेंट हो, बट जिसको चाइना लीगेसी इशू कहता है. एक तो है देमचुक, ओके, एंड द नेक्स्ट इज देपसांग. फाइन. तो इंडिया इज लुकिंग फॉर डिसएंगेजमेंट और रिजोल्यूशन एट दिस 2 points ऑल्सो. द नेक्स्ट इज एक स्टैटिक जीके टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे, महाजन कमीशन. ठीक है, तो ये जो महाजन कमीशन है तो दैट इज रिलेटेड टू बाउंड्री डिस्प्यूट, यू कैन से फाइन, बॉर्डर डिस्प्यूट और बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट्स, दैट इज महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. ठीक है, अब कर्नाटका का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो विंटर असेंबली होता है, जो विंटर सेशन होता है उनके लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो बेलगावी में होता है. ठीक है, बेलगावी. तो यहाँ पे ये जो डिस्प्यूट है वो बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं वेयर सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन ऑफ पीपल स्पीक मराठी, बट दोज एरिया कम इन कर्नाटका. बेलगाम इज वन ऑफ दैट एरिया, उसको बेलगावी, कर्नाटका में बेलगावी उसको कहते हैं. सो देयर वाज महाजन कमीशन, ओके, established 66 years ago, which resolved the dispute, okay, and now the Karnataka Legislative Assembly, they have adopted a resolution saying that the boundary dispute or border dispute between Maharashtra and Karnataka is a closed chapter. So just remember Mahajan Commission, which is important, that this commission is related to resolution of border dispute between Maharashtra and Karnataka. The next is cervical cancer jabs for girls. So girls aged between 9 and 14 years, they will get vaccination against cervical cancer through schools. So India is expected to roll out the program by mid 2023. A one-time catch-up vaccine will be provided for adolescent girls in the age of 19 to 14 age group. The next is important news from the state, that is Gulf accounts for more than half of Indian convicts in foreign jails. So जो Gulf countries हैं, अगर आप देखेंगे कि विदेशों में जो इंडियंस जो जेल्स में है उसमें से जो सबसे हाईएस्ट नंबर है वो है यूएई में, देन नेपाल, देन सऊदी अरेबिया, कतर, मलेशिया, कुवैत, यूएस, यूके, इटली, बहरीन. तो इसमें से जो गल्फ कंट्रीज हैं, सो यू कैन सी दैट देयर आर 8,441 इंडियंस हु आर लॉज्ड इन जेल्स अक्रॉस 69 कंट्रीज. उसमें से जो गल्फ कंट्रीज में अगर आप देखेंगे तो नंबर इज 4,389, दैट इज मोर देन 50%. ओके, नाउ कमिंग टू एक्सप्लोरर सीरीज, द अनकंट्रोल्ड री एंट्रीज ऑफ सैटेलाइट्स. तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दी अनकंट्रोल्ड री एंट्रीज, रॉकेट की बात नहीं हो रही है, सैटेलाइट की बात हो रही है. तो एक आउटर स्पेस इंस्टीट्यूट है, उसने एक पब्लिश किया है पेपर विच हैज बीन साइंड बाय 140 एक्सपर्ट्स एंड डिग्निटरीज. नाउ दे आर कॉलिंग फॉर नेशनल एंड मल्टीलैटरल एफर्ट्स टू रिस्ट्रिक्ट अनकंट्रोल्ड री एंट्रीज. Okay, that is a phenomenon of rocket parts falling back to the earth in unguided fashion. Okay, now if you will just see that why they are saying this, so you will see that in past, since 1957 when the first satellite was launched by Soviet Union, today we will find that there are 6,000 satellites in orbit. Okay, and most of them are in low earth orbit, that is 100 to 2,000 kilometer, and geostationary orbit. Okay, and till now 5,000 launches have been put in place. Now if you will just see that ये जो uncontrolled re-entry होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो रॉकेट के जो स्टेजेस होते हैं, they simply fall. Now they can fall anywhere. Most of the debris they are falling in oceans after disintegration. But what if they fall on the surface of the earth? अच्छा, अगर हम देखेंगे कि अब बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं कि जो पहले डेंसली पॉपुलेटेड नहीं थे, बट अब वो बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड हो चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल, there is a report, 2021 report on the International Space Safety Foundation, which says that an impact
of 300 gram of debris on the airline can be very fatal. Okay, now the next is that most rocket parts they have landed in oceans principally because earth's surface has more water than land, but many have dropped on land as well. तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया गया हुआ है दैट एग्जांपल्स ऑफ फॉलिंग ऑफ द रॉकेट पार्ट्स. Okay, in 2018 from Russian rocket, then China's Long March 5B rockets in 2020 and 22, then it fall in Indonesia, Peru, India and Ivory Coast. उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो SpaceX Falcon 9 it fell on Indonesia in 2016. Okay, and the size of the debris was refrigerator sized fuel tanks. Okay, उसके बाद अगर आप देखेंगे there is a conservative estimate which has been put which says कि नेक्स्ट डिकेड अगले 10 साल में री एंट्रीज के दौरान ये हो सकता है कि 10% जो है ये इंसिडेंट्स बढ़ जाए, 10% डेब्रिस गिरें, और इसमें सबसे ज़्यादा जो रिस्क पे होगा वो होगा ग्लोबल साउथ. Then there are certain countries like US which follows 0.01% that the chance of falling of debris during the re-entering it should be below 0.01%. Fine. बट यहाँ पे एक रिसर्चर्स कनाडा में हैं वो कहते हैं कि दैट दिस मच ऑफ थिंग इज़ नॉट सफिशिएंट. दिस लिमिट 0.01% का जो लिमिट है इट इज़ नॉट सफिशिएंट. वी शुड यूज न्यू टेक्नोलॉजीज एंड मिशन प्रोफाइल्स विच शुड एनेबल द कंट्रोल्ड एंट्रीज. ओके, द नेक्स्ट इज कि हमारे पास कोई इंटरनेशनल बाइंडिंग एग्रीमेंट भी नहीं है टू एंश्योर रॉकेट स्टेजेस ऑलवेज परफॉर्म कंट्रोल्ड री एंट्रीज. बस एक convention है that is called as the liability convention 1972 which requires countries to pay for damages but it does not tell the country to prevent them. Okay, now what is the solution? Now just see over here, the solution is the letter concludes that future solutions be extended to re-entering satellites as well. Advances in electronics and fabrications have made way for smaller satellites which are easier to build and launch in large numbers. These satellites experience more atmospheric drag than if they had been bigger, but they are also likely to burn up during re-entry. उसके बाद इंडिया का एक 300 kg का रीसेट 2 सैटेलाइट है which has re-entered atmosphere in October after 13 years in low Earth orbit, but इसरो ने इसको ट्रैक किया, ठीक है, फाइन, एंड इट ensured is safe and sustainable re-entry and it eventually fell into the Indian Ocean. The next is J&K Land Grants Rule 2022. तो इसके जो कुछ highlights हैं, there are certain changes. First of all, that it has replaced the J&K Land Grants Rule 1960, which deals with the special rules to grant government land on lease in erstwhile state of J&K. Okay, उसके पहले रूल्स के अंदर क्या था कि जो होटल्स हैं, कमर्शियल स्ट्रक्चर्स हैं या रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, दे कैन बी लीज्ड इन श्रीनगर, जम्मू, गुलमर्ग एंड पालगाम. बट अब यहाँ पे जो न्यू लैंड लॉज है वो क्या कहता है, दैट लीजेस ऑफ करंट लॉ ओनर्स विल नॉट बी एक्सटेंडेड इन केस ऑफ द लीज एक्सपायरी. अगर किसी का लीज एक्सपायर हो जाता है तो वो एक्सटेंड नहीं होगा, ठीक है. उसके बाद द सेकेंड पॉइंट इज दैट अनलाइक द प्रीवियस अप टू 99 ईयर्स ऑफ लीज, द लीज पीरियड हैज बीन रिड्यूस्ड टू 40 ईयर्स. तो पहले 99 ईयर्स तक कोई भी लीज दे सकता था, बट अब वो 40 साल तक लीज होगा. उसके बाद लीज कौन कर सकता है, then any person legally competent under section 11 of the Indian Contract Act 1872. The next is now the leasing of land, it can be done for education, healthcare, agriculture, tourism, skill development, development of traditional art, craft, culture and languages. Then land can be leased also for hydroelectric projects, stadiums, playgrounds, gymnasiums and other recreational purposes. It also includes provisions for self-employment or for housing purpose of ex-servicemen, war widows, families of martyrs, one who has sacrificed his life in the line of duty. Okay, now the next important amendment is that land could also be used for facilities of migrant workers, buildings and other construction workers. Now the next, airports to resume testing 2% of international flyers for COVID-19 from tomorrow. तो यहाँ पे ये है कि जैसा कि हम जानते हैं कि चाइना में अब जो है केसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है. So here we will see the 3 variants which are being in use in China: XBB, XBB.1, XBB.3. Okay, तो अब यहाँ पे जो international flyers हैं, तो 2% of the international flyers they will be tested whether they are carrying any COVID-19 symptoms or not. That will be based on random testing. Now
the news which we have done in the front page. So the next it is about girls aged 9 to 14 to get cervical cancer jabs through schools. तो यहाँ पे हमने ये न्यूज़ पढ़ा, तो ये कैंसर का जो वैक्सीन है उसका नाम क्या है, दैट इज सर्वेवैक वैक्सीन. ओके, so this is very important, Cervarix vaccine. Now, what is the importance of cervical cancer? Now, see, cervical cancer is the fourth most common cancer in women globally. In India, cervical cancer is the second most common cancer in women, and India contributes the largest share of the global cervical cancer burden. Next is India abstains from United Nations Security Council vote on Myanmar, calls for quiet and constructive diplomacy. So in United Nations Security Council, India, Russia and China, these three countries, they have abstained from Security Council resolution criticizing Myanmar's military regime. भाई जो म्यांमार का जो मिलिट्री रिजीम है इसको तात्मादाव कह के भी बुलाते हैं, तात्मादाव. ओके फाइन. सो तात्मादाव दे हैड टेकन द पावर in February 2020 and now तो वहाँ की जो पहले बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की आंग सान सू की, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला है पीस का, नाउ शी इज इन इम्प्रिजनमेंट ऑन वेरियस चार्जेस. ओके, अबाउट म्यांमार. सो म्यांमार इट इज अ पार्ट ऑफ एशियन, दैट इज एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन. एंड नाउ यहाँ पर हम देखेंगे कि जो रेजोल्यूशन था SRES 2669 proposed by United Kingdom and it was passed by 12 votes. It made several reference to the importance of ASEAN process, referring to 5-point consensus passed by ASEAN last year. The next is bill seeks to promote ease of doing business. तो गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया है, that is called as जन विश्वास Amendment of Provisions Bill 2022. It was introduced by Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. So this bill, it decriminalizes minor offenses to promote ease of doing business. Now this bill has been referred to a joint committee of both the houses of parliament. Okay, now the next is that this bill, it also aims for rationalization of monetary penalties depending on the gravity of the offense and bolstering trust based government. The next cello show RRR song among 4 Indian Oscar एंट्रीज. तो यहाँ पे इंडिया से 4 फिल्म्स जा रही हैं 95th एकेडमी अवार्ड्स के लिए. ठीक है, 2000 छेलो शो का सबका कैटेगरी देख लो, दैट इज इंपॉर्टेंट. छेलो शो इज गोइंग इन बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी. नातू नातू, दैट इज अ सॉन्ग फ्रॉम ब्लॉकबस्टर RRR, इट इज गोइंग इन म्यूजिक. Okay, and then All That Breathes has made it to the documentary feature shortlist and the Elephant Whisperers in the documentary short category. The next is Sahitya Akademi Award. So now Sahitya Akademi Award has been awarded to 23 authors, okay, for 2022. Now यहाँ पे अरुंधति रॉय, she has been selected for English novel All the Lives We Never Lived. Then the Bhasha Samman Award, it will be given to Uday Nath Jha for his contribution to the field of classical and medieval literature in the eastern region. Then if you will just see that Assamese language में मनोज कुमार गोस्वामी, he has won the award for his collection of short story भूत सत्य. Fine. Then गुजराती के लिए गुलाम मोहम्मद शेख for घेर जतन. Then if you will just see some other important awards, that is Sahitya Akademi Yuva Puruskar, it was awarded to Pawan Nalat for his Marathi poetry Me Sandarbh Pokharte. Then Bal Sahitya Puruskar Award, that has been awarded to Ganesh Marandi for his Santali book Hapan Mai. The next one-liner news, which country is planning to open embassy in Palestinian territory? So the answer is Chile. The next, Netanyahu forms new government. So here we are talking about Israel. So Benjamin Netanyahu, okay, from the Likud party, now he has announced that he is going to form a new Israeli government. Okay, now if you will just see that Mr. Netanyahu, who is fighting corruption allegation in his court, he has already served as the premier longer than anyone in Israeli history. मतलब he is the longest serving prime minister of Israel from 1996 to 1999 and then from 2009 to 2021. The next is Japan reverses a nuclear plan adopted post Fukushima crisis. तो यहाँ पे nuclear power plant, again it is at the center stage for supplying electricity in Japan. And now Japan has adopted a new policy for promoting the greater use of nuclear energy for stable power supply and global fuel shortage and to reduce carbon emission. Okay. The next is need taxonomy definitions to avoid greenwashing, says Rao.
तो यहाँ पे रिजर्व बैंक के डेप्यूटी गवर्नर एम राजेश्वरा राव दे हैव कॉल्ड फॉर अ टैक्सोनॉमी ऑन ग्रीन फाइनेंस टू अवॉइड द रिस्क ऑफ ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग क्या होता है? इट रिफर्स टू डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस एम्ड एट ड्यूपिंग पीपल। मतलब यहाँ पे कंपनीज जो है वो एक्चुअली में एमिशन रिड्यूस नहीं करती हैं, ठीक है, वो इस तरीके से वो पोर्ट्रे करेंगे कि दैट दे आर वर्किंग फॉर द एनवायरनमेंट बट दे आर नॉट वर्किंग ऑन रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस गैस एमिशन, दैट इज कॉल्ड एज ग्रीन वॉशिंग। पर यहाँ पे जो ग्रीन फाइनेंसिंग है, व्हाट इज ग्रीन फाइनेंसिंग? इट इज रेफर्स टू लैंडिंग टू इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। So here it is, he is calling for green infrastructure investment trusts, green bonds, creating new financial mechanism for green projects to promote green financing in India and to stop greenwashing. Then from sports, we have one important news. Then that is Manjeet. Okay, so he defeated Al Sayan from Manipur to win his maiden title in 55 kg category Greco-Roman in National Wrestling Championship. Now coming to editorial. Okay, so two editorials are important, beyond weapons, okay, and this one. So beyond weapons में यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है about the Russia Ukraine crisis. हमने पढ़ा था कि US has supplied a Patriot missile defense system, okay, to Ukraine. So the Patriot missile system, it is expected to strengthen Ukraine's air defense at a time when Russia is bombarding the energy grid and water supply. Okay, बट यहाँ पे ये है कि वॉट डज एक्चुअली इज रिक्वायर्ड। क्या ये ज़रूरी है कि जो वॉर है वो इलोंगेट हो, या इस वॉर का एक पीसफुल सॉल्यूशन हमें मिलना चाहिए? बिकॉज यूएस डज नॉट वांट दैट दिस कॉन्फ्लिक्ट शुड एस्केलेट बिटवीन रशिया एंड नाटो। सो समवेयर यूएस हैज टू पुश यूक्रेन टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट विद रशिया। अब ऐसा भी नहीं है कि यूक्रेन को कुछ बढ़त नहीं मिली है वॉर में। यूक्रेन हैज रिट्रीव्ड मैनी एरियाज इन खार्किव एंड खार्सन रीजन, okay, but still since the war is elongating and it is perpetuating the cost of living crisis over here, so that's why it is very important for Ukraine to find a solution with Russia. The next is, in US actions the worry of global trade lawlessness. तो यहाँ पे जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, which is headquartered in Geneva, and World Trade Organization, it is the outcome of Uruguay round of talks, okay, that is the outcome Uruguay round of talks के बाद जो है there was the establishment of World Trade Organization in 1995 and World Trade Organization it replaced GATT, that is General Agreement on Trade and Tariff. So यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पैनल रिपोर्ट है, दे हैव रूल्ड दैट जो यूएस ने टैरिफ लगाया है 25% ऑन स्टील एंड 10% ऑन एल्यूमिनियम अंडर द नेशनल सिक्योरिटी प्रोविजंस, okay, so they have found that this tariffs, okay, which has been imposed, okay, is inconsistent with the WTO law. तो यहाँ पे जो WTO पैनलिस्ट हैं उन्होंने ऑब्जेक्ट किया है अंडर आर्टिकल 11.1 ऑफ गैट विच मैंडेट दैट एनी कंट्री देखिए नॉट टू इम्पोज टैरिफ बियॉन्ड बाउंड रेट्स। फाइन, तो अब यूएस ने इसको जस्टिफाई कैसे किया है? तो यूएस हैज ट्राइड टू जस्टिफाई इस टैरिफ हाइक्स अंडर आर्टिकल 21 ऑफ गैट व्हिच अलाउज कंट्रीज टू डेविएट फ्रॉम द ट्रेड ऑब्लिगेशंस ऑन ग्राउंड्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। फाइन, बट यहाँ पे जो WTO का कहना है वो ये है कि जब भी नेशनल सिक्योरिटी के बेसिस पे जब टैरिफ लगता है तो आर्टिकल 21 जो है इट इज़ नॉट एंटायरली सेल्फ जजिंग। मतलब कोई कंट्री ने कुछ भी जज कर लिया कि भाई मुझे मेरे नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो रहा है तो ऐसे वो टैरिफ नहीं लगा सकती। अब पैनल जो है WTO का पैनल, दे कैन रिव्यू द एक्शन ऑफ स्टेट टेकन पर्पोरेटली टू प्रोटेक्ट इट्स नेशनल सिक्योरिटी, ओके। सो जो पैनल का जो डिसीजन है इट इज़ कंसिस्टेंट विद द प्रीवियस WTO लॉ ऑन रशिया ट्रांजिट एंड सऊदी अरेबिया IPR केसेस। नाउ coming to the two things, that is neoliberalism and the new geo-economic order. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो नियो लिबरल ऑर्डर है इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी। तो यहाँ पे नियो लिबरल ऑर्डर्स में इकोनॉमी और सिक्योरिटी ट्रैक्स दोनों पैरेलल चलती है, दोनों का किसी से मतलब नहीं। पर अगर हम जियो इकोनॉमिक उसका बात करेंगे तो जियो इकोनॉमिक में क्या हो जाता है, और जियो इकोनॉमिक में अब जैसे यहाँ पे क्या चल रहा है कि इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी दे बोथ आर कमिंग टुगेदर। जैसे कि यूएस और चाइना का बढ़ते जा रहा है, यू कैन से राइवलरी। सो नाउ अमेरिका इज यूजिंग इकोनॉमी टू हार्म चाइना, दैट वे यू कैन अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई दे आर एम्ब्रेसिंग द प्रोटेक्शनिज्म।
Fine. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.